जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भैया क्या हाल है तुम्हारे। तो कल हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम लोगों ने तीन कमिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैंने बताया था तुम लोगों को तीन कमिटीज तुम्हारी कौन कौन सी है। सबसे पहले कमेटी थी हमारी एसके धर आयोग, उसके बाद थी हमारी जेबीपी कमेटी, देन थी हमारी फजल अली आयोग। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं तुमसे क्वेश्चन है एक कि निम्न में से निम्न में से कौन सी कमिटी, कौन से आयोग ने, देखो गंदी सी राइटिंग है, ठीक है समझ जाना। कौन से आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया था। राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया था, ठीक है, क्रॉस कर दिया था। सबसे पहले तुम्हारी यही आ गई एसके धर कमेटी, दूसरी जेबीपी कमेटी और तीसरी थी ये। तो बताओ दिन में से कौन कर दिया था। अब पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, कोई सही नहीं है, या फिर तीसरा सही है। बताओ। तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर होएगा भैया लाला, इसका आंसर होएगा लास्ट वाला। ठीक है, कि लास्ट वाला सही नहीं है। फजल अली आयोग ने बोला था कि भाषाई आधार पे नहीं होगा। उसके बाद जेबीपी कमेटी आई, उसने भी कहा कि भाषाई आधार पे नहीं होगा। फिर ये इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने लास्ट में फजल अली आयोग आया, उसने क्या नाम है उसका वो कर दिया। लास्ट में जब फजल अली आयोग आया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे हैदराबाद से काट के आंध्र प्रदेश को बना दिया। इसीलिए लड़ाई हो गई शुरू। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसकी पीडीएफ पूछते रहते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था भैया, इसकी पीडीएफ जो है तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, ये पेजेस बेशक तुम्हें ऐसे लग रहे हो कि भाई अजीब से हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहे, पर इसमें से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। जो पढ़ने वाला होता है बच्चा, वो सुना है ना तुमने डायलॉग, पढ़ने वाला बच्चा कहीं से पढ़ लेता है। आज हम पढ़ेंगे ये सिटीजनशिप, नागरिकता। ये थोड़ा सा बेटा हल्का दिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं इसको कोशिश करूंगी कि अच्छे से लिख दूं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, भारत की नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें जितना भी लिखा हुआ है ना, जितनी भी चीजें लिखी हुई है, इसमें से क्वेश्चन इतने आते नहीं है। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगी, बस उतना पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना। सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है भैया, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हमारी नागरिकता आती है। नागरिकता हमने कहाँ से ली है, नागरिकता हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। वहां पे भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पे भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसी भी देश का पूर्ण सदस्य होता है, जो नागरिक होता है किसी भी देश का पूर्ण सदस्य होता है, उसे वहां के फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी प्राप्त होते हैं। वहां के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है बेटा, इसको फंडामेंटल राइट देख लो, उसके पास सारे, इससे इस बच्चे को जो नागरिक होता है, इसके पास सारे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो प्राप्त होते हैं। लो मैंने तुम्हारे लिए दोबारा से लिख लिया। और साथ ही साथ सारे के सारे लीगल राइट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके पास लीगल राइट्स होते हैं उस देश के। अपने संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। नागरिक कौन है, किसी देश का पूर्ण सदस्य हो, उसके पास सारे फंडामेंटल राइट, कुछ मौलिक कर्तव्य, साथ ही साथ लीगल राइट हो, और अपने संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, वो बंदा कौन है, वो बंदा सिटीजन है। ठीक। अब पासपोर्ट की बात करते हैं। पासपोर्ट, पासपोर्ट किसका बनता है। पासपोर्ट नागरिक होने का सामान्य स्टैंडर्ड है, मतलब ये नागरिक होने का, नागरिक, सॉरी साफ सा नहीं लिखा है, ये नागरिक होने का, नागरिक होने की सामान्य कसौटी है, सामान्य स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये सामान्य कसौटी है कि अगर कोई नागरिक है तो वो अपना बनवा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो उसके पास पासपोर्ट बनाने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो उसके पास पासपोर्ट बनाने की एलिजिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्या है, वही नागरिक होना। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, इस टाइम पे है भी नहीं, सच में मजाक की बात नहीं, सच में भी नहीं है, तो क्या मैं भारत के नागरिक नहीं हूँ, नहीं मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भारत के नागरिक नहीं हूँ। ठीक है, अब एलियंस क्या होते हैं, एलियन, एलियन वो वाले एलियन नहीं, ओ ओ वो वाले एलियन नहीं, फॉरनर्स, इनको कहते हैं फॉरनर्स, मतलब जो यहाँ के नहीं हो।
अन्य देश के निवासी, अन्य देशीय व्यक्ति। ठीक है बाबू। अन्य देश के जो व्यक्ति होते हैं अभी कोई भी हो सकते हैं, जैसे मित्र, मित्र देश, ठीक है, मित्र देश हमारा कौन है सबसे पहले? रशिया। शत्रु देश कौन है? वही भड़वा पाकिस्तान, है ना। अब प्लीज कोई लोग ऐसे मत कहना कि इन शब्दों का प्रयोग किया, है ना। उनके लिए तो और कुछ बुरा भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, पर ठीक है चलो। हमें अपने हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। राज्य विहीन व्यक्ति कौन होता है? राज्य विहीन व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो यहाँ का है, कि वो कहाँ का है, वो यहाँ का, जैसे रोहिंग्या, रोहिंग्या वाले हो गए ना, रिफ्यूजीज हो गए, ठीक है। मतलब पता ही नहीं कुछ उन लोगों को, यहाँ के रहने वाले हैं कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनका कुछ नहीं पता। उनको कहते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? राज्य विहीन व्यक्ति। ठीक है, स्टेटलेस पर्सन, स्टेटलेस पर्सन। पता है इसमें साफ नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से, वैसे आप लोग वैसे देखेंगे तो दिख जाएगा। रोहिंग्यास, रोहिंग्या यहाँ पे आके रहने लगे थे ना। अब रोहिंग्या कोई उत्पत्ति मानता है इनकी बांग्लादेश, ठीक है, कोई उत्पत्ति मानते हैं इनकी पाकिस्तान, कहीं के भी हो, यहाँ के तो है नहीं, स्टेटलेस पर्सन है। इनको वहां से लात मार के भगा दिया, ये लोग यहाँ आके रहने। अच्छा, भारत में क्या है? भारत में सब रहने को, भारत में सब रहना चाहते हैं और भारत सबको शरण भी दे लेता है एक तरीके से। अब हम लोगों ने रिफ्यूजीज पढ़ते हैं, रिफ्यूजीज शरणार्थी। देखो, भाषा धर्म संस्कृति, मैं बोल रही हूँ, शायद तुम्हें दिख ना रहा हो, मैं बोल रही हूँ, भाषा धर्म संस्कृति एक्सेट्रा के आधार पर अगर किसी का शोषण हो और वो देश छोड़कर किसी और दूसरे देश में चला जाए तो उसको कहते हैं शरणार्थी, शरणार्थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन है? दलाई लामा, कहाँ से आए थे? तिब्बत से, है बेटा, दलाई। अच्छा, उस टाइम पे जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मुझे ये तो पता था कि मेरे नोट्स बहुत लोगों के काम आएंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतने सारे लोगों के काम आएंगे, कि भैया चैनल ही चलेगा और मैं पढ़ा रही होंगी एक दिन ऐसे बैठ के। तो उस टाइम पे तो ऐसा लगता नहीं है, तब तो ऐसा लगता भैया भगवान पास कर दो, है ना। तो मुझे पता नहीं था, तो अदरवाइज मैं और अच्छी राइटिंग में लिखती ना, सुंदर सुंदर राइटिंग में। पर चलो ठीक है, अगर किसी एक बच्चे का भी फायदा कर जाए ये नोट्स, और मेरी उम्मीद है कि आप सभी को फायदा करेंगे, देखना आप, तो किसी एक बच्चे को भी फायदा कर जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो बाबू, हमने इससे पहले वाली क्लास में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 पढ़ लिया। कहाँ? भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र, भारत और उसके संघ राज्य। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे, आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा क्या क्या क्या, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, जो कि किस में आएगा? हमारे नागरिकता में आएगा। जो जो मैं बताती जाऊँ बस वो लिखना। आर्टिकल 5 कह रहा है अधिवास द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के आसपास जो भारत में रह रहा हो और इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। कौन कौन सी? उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान के लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिकता खिलाएगा। और उसकी नागरिकता किस तरीके से होगी? अधिवास द्वारा नागरिकता होगी। क्या ये चीजें याद करनी है? बिल्कुल भी याद नहीं करनी, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप फॉर दोज हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। देखो, हमने पाकिस्तान वालों को भी शरणागति की थी, क्योंकि कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में रह गए थे, ठीक है, उस समय पे। पर वो लोग अगर भारत आना चाहते थे तो उनको बुलाया गया था कि आ जाओ भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की नागरिकता, आने वालों की नागरिकता, इससे पहले जो भारत में आ गए वो तो ठीक है, वो तो भारत उन्हें अपनी नागरिकता दे गई। जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी लोग भारत के नागरिक बन चुके थे वो तो भारत के नागरिक थे ही। उसके बाद जो भी आए उन्हें 6 मंथ रहना होगा, उन्हें 6 मंथ रहना होगा, और फिर इन कंडीशंस को फॉलो करना होगा, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करना होगा, तब वो माने जाएंगे फॉर इंडियन सिटीजनशिप, अदरवाइज वो नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 7 क्या क्या है? आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। वाह, देखो पता क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। ऐसा हुआ था कि जब उस टाइम पे वो बना ना, तो पाकिस्तान वाले भी अपने तरफ से कर रहे थे, आओ मेरे पास आओ, हम ये देंगे, हम वो देंगे। फिर 19 जुलाई 1948 तक का टाइम था। 15 अगस्त 1947 को ऑलमोस्ट हमारा देश जो है वो आजाद हो गया था। तो लोग जो यहाँ भग भग के जा रहे थे ना, वो भी वापस आ गए थे कि वहां कुछ नहीं है, भूखा नंगा है वो तो। आज तक भी भूखा नंगा ही है, भीख ही मांग रहा है। जब देखो किसी के पास भी कटोरा लेके पहुंच जाता है। पाकिस्तान का क्या काम है? कटोरा लेके पहुंच जाता है। अब तो कटोरा भी टूट चुका है उसका।
कटोरा भी नहीं बचा, मतलब 10 लोग एक कटोरे में भीख मांग रहे हैं। ये कंडीशन आ गई, कटोरा भी बेच दिए लोगों ने कि कुछ तो मिलेगा, ये वाली कंडीशन हो चुकी है। तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता और देन रिटर्न टू इंडिया, पहले वो भारत में थे, ठीक है, उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए, कहते कि हम चलो पाकिस्तान में देख लेते, पाकिस्तान गया, फिर उन्हें पता चला अरे ये तो बहुत बेकार लोग हैं, ये तो बिल्कुल भड़वे हैं, तो फिर वो दोबारा से भारत आए। 19 जुलाई, ये भी इसमें भी सेमी कंडीशन है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग ऐसे कर गए थे, उनको भारत आर्टिकल 7 के थ्रू नागरिकता देगा। अब ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो ये तुम यहाँ पूछ रहे थे ना, पीओ ये क्या लिखा हुआ है, पीआईओ या आईओ या आईओ क्या है ये, तो ये यही है, ठीक है। अब ये समझना क्या है ये, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पी आई ओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। ऐसे लोग जिनके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी या कभी भारत के नागरिक हुए, कभी एक टाइम से पहले, वो भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा मान लो विलायत पढ़ने चला गया, ठीक है, और यहाँ पे आया, जब वो, जब तक उसके भारत में ना तो उसके माँ बाप बचे, ना उसके नाना नानी बचे, किसी भी कंडीशन में वो नहीं रहे, तो वो भी चाहे तो अपनी नागरिकता ले सकता है कि मेरे माता पिता उस समय पे यहाँ पे थे, तो इसलिए मैं भी भारत का नागरिक हूँ। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता की समाप्ति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रख लेना, है ना बेटा, इसको याद कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वहां नागरिकता की समाप्ति, अगर किसी अन्य देश की आपने नागरिकता प्राप्त कर ली, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। परंतु इसमें अक्षय कुमार वाला जो केस था, कुत्ते कुमार, अक्षय कुमार वाला जो केस था, वो काफी चर्चा में रहा था। आप लोग मुझे बताएंगे क्या क्या हुआ था। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 समझते हैं। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 क्या कह रहा है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 कहते हैं कि नागरिकता से संबंधित सारी पावर किसको देते हैं, संसद को देते हैं। संसद चाहे तो उस पर्टिकुलर बंदे को नागरिक बनाए, संसद चाहे तो उस पर्टिकुलर बंदे को नागरिक ना बनाए। अब एक सिटीजनशिप एक्ट आता है 1955 में, ठीक है, ये कहता है कि मुझे नागरिकता दो, मुझे इंडियन नागरिकता देंगे, किस बेसिस पे देंगे, 26 जनवरी 1950 को, 1 जुलाई 1967 के बीच में, अगर वो हुआ है, अगर किसी का बर्थ हुआ है, तो वो भारत का नागरिक होगा। अब क्या ये याद करना है, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे याद नहीं करना, बस सुन लो, तुम सुनते रहो। 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में भी अगर किसी का वो होगा, ये सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, वो बता रहा है अपनी तरफ से कि बीच हुआ है, और उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा, तो वो बाय बर्थ भारत का नागरिक माना जाएगा, बाय बर्थ माना जाएगा भारत का नागरिक। और 3 दिसंबर 2004 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है, उसके माता पिता इंडियंस होने चाहिए, तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ हो, इस दौरान इसके माता पिता भारत का नागरिक था, तो इसे मिलेगी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ठीक है। माता पिता के वंश के आधार पे, वंश के आधार पे इसको नागरिकता मिल जाएगी। या फिर 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर उसका जन्म हुआ हो किसी भी छोटे बच्चे का, तो माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, तो वो भी माना जाएगा। और हम लोगों को भी तो इसी बेसिस पे मिली है, हम लोगों को भी इसी बेसिस पे मिली है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहाँ से चलता है, हाँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ के अधिकार, पीआईओ का मतलब क्या है, देखो, पीआईओ क्या कर सकता है, 15 साल का वीजा फ्री है इसका, 15 साल का वीजा फ्री है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, मैंने बताया था ना, कोई नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, कोई रहा हो, ये अभी अभी बाहर ही रह रहा हो, पर ये आगे एकदम से कहे कि भैया मेरे तो नाना नानी रहते थे, या मेरे तो माता पिता यहीं के थे, या मेरे तो दादा दादी यहीं पे थे, पर मैं फलाने टाइम से वहां रह रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भारत मुझे शरण दे, तो ये उसका पीआईओ कार्ड बनेगा एक। वो उसके फायदे क्या होंगे, देखो फायदा क्या होगा, 15 साल का वीजा फ्री होगा, पीआईओ फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएगा, 180 दिन को तक आपको नहीं जाना, मतलब जैसे इसमें क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई बंदा आया, वो कह रहा है कि अब मुझे भारत का नागरिक बनना है, तो इसके बनने की कंडीशन ये है कि आप कम से कम 180 दिन तक यहाँ रहेंगे, मतलब पहले 6 महीने आप रहोगे यहाँ पे, और 6 महीने के बाद कभी भी चले जाना, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, पर 6 महीने आपको कम से कम रहना पड़ेगा, अगर आपको पीआईओ बनना है तो। और इससे क्या होगा, पीआईओ बनने के बाद क्या होगा, 15 साल का वीजा फ्री हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग वैसे ही बन जाते थे ना कि आ जा,
इससे क्या होगा, एजुकेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। जैसे मान लो कोई आ जाए, कोई साउथ अफ्रीका से आ जाए, अब वो आके कहने लगे कि मेरे तो ना पापा यहीं रहते थे, वो मुझे पता चला, मेरे को मैंने एक वो खोला, एक बक्सा खोला, उसके अंदर मेरे पापा ने लिखा हुआ था कि मैं तो भैया भारत का नागरिक हूँ। तो उसे एकदम से ध्यान आया, ऐसे झूठ भी बोल देते थे बहुत सारे लोग ताकि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये जो वो होते हैं ना खुफिया एजेंट वगैरह, वो लोग भी आ जाते थे यहाँ पे बनने के लिए कि हमारा पीआईओ का कार्ड बना दियो भैया, हम 6 महीने के, हम 6 साल रहने को तैयार है यहाँ पे। तो वो अगर आगे ऐसे कहने लगे कि मेरे तो पापा यहीं रहते थे, तो उसको, ये तो ठीक है, अब उसको 180 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब वहां पे तो उसे कुछ काम धंधा मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे आते वो किसी कह रहा है कि मैं तो आगे पॉलिटी पढ़ाऊंगा, या मेरे चैनल पे आके कहने लग जाएगी मैं तो मैडम आपके चैनल पे आके पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो मैं उससे ये कहूंगी पहले अपना पीआईओ कार्ड बनवा के, इस कार्ड के बाद तुम किसी भी एजुकेशनल फाइनेंशियल कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। आ रही बात समझ में? क्या नहीं कर सकते पीआईओ वाले? कृषि की भूमि नहीं खरीद सकते, ठीक है, इनके कोई लीगल राइट नहीं होते, और सर्वोच्च पदों पर वो नहीं हो सकते, जैसे आईएएस नहीं बन सकते ये लोग, ठीक है, आईएएस वगैरह जो ज्यादा बड़े बड़े पद है, डीएसपी हो गए, एसएसपी हो गए, ये सब नहीं बन सकते। अब हम आते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन वही पंजीकरण का आधार है, पीआईओ 7 साल रहे इंडिया में तो फिर परमानेंट नागरिक बन जाएगा ये, फिर ये इंडियंस बन जाएगा, वरना ये जो है पीआईओ कार्ड दिखाता रहेगा। भारतीय पुरुष विदेशी महिला या विदेशी पुरुष भारतीय महिला से शादी कर ले तो भी 7 साल इंडिया में रहना होगा, उसके बाद वो बन जाएगा नागरिक भारत का। ठीक है, अरे बहुत करना चाह रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है, मेरा देश बदल रहा है मेरे दोस्त, आगे बढ़ रहा है। अच्छा, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या होता है, देशीयकरण के आधार पे, देशीयकरण के आधार पे नागरिकता, यदि प्रॉपर फॉरेनर व्यक्ति को चाहिए तो कुल 14 में से, अब मुझे पता है तुम लोग बोर हो रहे होंगे ना, इसमें कुछ मजाक वो तो है नहीं, मजा तो आएगा है, पर क्या करिए, मैंने लिखा हुआ है कि चलो क्या पता कुछ आ जाए, ठीक है। 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक उसे रहना पड़ेगा, अगर उसे नेचुरलाइजेशन की, मतलब उसको देशीयकरण के आधार पे चाहिए। जैसे ये तुमने देखा होगा ना, ये राधे राधे करते घूमते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं मथुरा में, मेरी तो मथुरा में पोस्टेड है, मैं तो देखती रहती हूँ। फॉरेनर्स होते हैं, क्या करते हैं ये, इन्होंने ऑलरेडी शादी कर रखी है, अभी शादी के बाद यहाँ आके रहने लगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको 14 साल तक यहाँ रहना पड़ेगा, तब जाके भारत के नागरिक कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसको कहेंगे देशीयकरण के आधार पे, मतलब अगर 14 साल ये यहाँ पे रह लिए, तब माना जाएगा कि तुम यहाँ के नागरिक हो। या तो वो जो फॉरेनर आए हैं, ठीक है, गोरे आए हैं, वो यहाँ के किसी काले से शादी कर ले, मतलब भारतीय से शादी कर ले, तो वो माने जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, 22 भाषाओं में से उनको किसी एक भाषा को जानना पड़ेगा, जैसे हिंदी हो गई, तमिल हो गई, बंगाली होगी, मराठी होगी, गुजराती होगी, या सिंधी हो गई ना, ठीक है, नेपाली हो गई, कोंकणी हो गई, इनमें से किसी भी भाषा को जानना चाहिए था, इसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, अंग्रेजी नहीं, इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के अलावा तुम्हें कोई और भाषा आनी चाहिए, ठीक है। पांचवी चीज है, इन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी। अब मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, अब पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर ही आ जाए, तो पाकिस्तान वालों को भी हम शरण दे देंगे कि आ जाओ सालो, आराम करो, आ जाओ, तुम्हें भी हम अपनी नागरिकता दे रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी का मतलब है कि भारत, मेरा जो प्यारा भारत है, मेरा जो स्वीट सा भारत है, इसके अंदर कोई और टेरिटरी आके खुद से मिल जाए, या ये जीत के लिए आए, भारत मेरा, मेरा प्यारा भारत, मेरा देश अगर जीत के लिए आता है, तो उसको भी तो नागरिकता दोगे, उनके जो लोग हैं उनको भी तो नागरिकता दोगे, तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। अच्छा, भारत की नागरिकता को रिमूवल का क्या है, छीनने का अधिकार क्या क्या है? सबसे पहले परित्याग, खुद ही छोड़ दे कोई, खुद त्याग दे। दूसरा समाप्ति, टर्मिनेशन, स्वेच्छा से किसी और की नागरिकता प्राप्त कर ले तो हमारे वाली अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। वंचित किया जाना, वंचित किसके ऊपर कर सकते हैं, यदि कोई उसने कोई गलत जानकारी देकर नागरिकता प्राप्त की हो, वो कह रहा हो, जैसे वही मैंने बताया था, तुम्हें भी एग्जांपल दिया साउथ अफ्रीका वाला, कह रहा है कि मैंने तो अपने पिताजी का ना एक डब्बा खोला था, उसके अंदर बताया था कि मेरे पापा कहते हैं कि मैं तो भारत का नागरिक हूँ, और बाद में जाके पता चले कि झूठ बोल रहा था, ये तो आईएसआई का एजेंट है। तो झूठ बोल के नागरिकता प्राप्त करेगा तो हो जाएगा, संविधान का अपमान क्यों, ठीक है, हमारे संविधान का अपमान करे तब। भारत अगर युद्ध में है, और अब जैसे भारत अभी इस टाइम पे युद्ध में है, ठीक है, और कुछ लोग, कुछ बेवकूफ लोग, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक यू कह रहे हैं कि वी लव पाकिस्तान, ठीक है, तो भारत चाहे तो उनको भी हटा सकते हैं। भारत अगर युद्ध में है और इलीगल ट्रेडिंग कर रहा है, वो जो पर्सन यहाँ पे रहता हुआ भी उनके साथ मिला हुआ है, उन भड़वों के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तानियों के साथ मिला हुआ है,
तब भी भारत की नागरिकता उससे छीनी जा सकती है, डेप्रिविएशन किया जा सकता है, उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है। चौथी चीज है, अगर किसी को पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिली, मैंने बताया था ऊपर, ये रहा पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिली हुई है, ठीक है, मिली हुई है, और उसके बाद वो 2 साल के, उसके बाद उसको 2 साल की सजा मिल जाए, वो कोई क्राइम करती तो भी उसकी नागरिकता जो है वो हट जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली और उसके 7 साल के बाद वो 7 साल तक वो लगातार 7 साल तक लगातार भारत में नहीं रह रहा, भारत में नहीं रह रहा, तब भी उसकी जो नागरिकता है वो छिन जाएगी। ओके। अच्छा, जन्म से जो नागरिकता जिसको मिली है, जैसे मान लो मुझे जन्म से नागरिकता मिली है, मेरे माता पिता भारत के थे, मैं भी भारतीय हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि मैं भी भारतीय हूँ, तो वो नागरिकता कभी नहीं छीनी जा सकती, मेरी नागरिकता कभी भारत नहीं छीन सकता, चाहे मैं 7 साल भी भारत में ना रहूं। एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है। इन्हें गए हुए 6 महीने से ज्यादा हुआ हो, ये भारतीय ही होता है पर कमाने बाहर जाता है। जैसे मान लो कनाडा में लोग चले जाते हैं, कनाडा वाले होते हैं, कनाडा वाले, कनाडा, है ना, कनाडा चले जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग अमेरिका चले जाते हैं कमाने। तो इनको गए हुए 6 महीने ज्यादा हो गए हों, तो इनको भारत सरकार वापस बुलाती है, ताकि इनको एनआरआई क्यों कहते हैं, एक और बात, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, वो भारत में तो नहीं रहता पर उनका परिवार, उनका कोई भी लोग जो है ना वो भारत में रहता है, तो जो जो उनका बाहर से कमाया हुआ पैसा है ना वो एक तरीके से यहाँ पे आता है। तो भारत सरकार की और ये एनआरआई नियुक्तियां, भारत सरकार की सारी नियुक्तियां जो कहलाती है एनआरआई कहलाती है। ठीक है, कि इनके पास वोट देने का भी अधिकार होता है, ये चाहे तो वोट दे देते हैं, वोट दे सकते हैं ये। ठीक है, सरकार को चुनने में फायदा कर सकते हैं, सरकार को चुनने में ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और करते भी हैं बहुत सारे लोग। एक होता है ओसीआई, देखो मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई आज, एनआरआई, एक मैंने अभी अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, और एक हमने पढ़ा है ओसीआई, ये क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पार या भारतीय नागरिक व्यक्ति, ये भी हो सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, ये अभी भारत का नागरिक नहीं है पर 26 जनवरी 1905 भारत का नागरिक रहा हो, और उसके पास एलिजिबिलिटी हो कि वो, या फिर वो उसके पास एलिजिबिलिटी हो भारत के नागरिक बनने की, या फिर वो ऐसे क्षेत्र या संबंध से क्षेत्र से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हो गया है, तो वो ओसीआई कहलाएगा। जैसे मान लो सिक्किम, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम जो है वो हमारे भारत में विलय हो गया था, अब वो भारत का नागरिक हो गया तुरंत ही, जैसे ही सिक्किम उसमें विलय हुआ भारत का नागरिक हो गया तुरंत। अब क्या होगा, भारत के अंदर वो नहीं रह रहा, वो भाग गया बाहर, वो यूएसए चला गया, पर वो उस टाइम पे तो भारत का नागरिक था ना, तो इसको कहेंगे ओसीआई। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी आगे चाय, चाय पियेंगे, ठीक है, रस खाएंगे और अच्छा ठीक है, आराम से पढ़ते रहो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने तुम्हें 2-3 चीजें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, और कोई भी डाउट हुआ करे तुम लोग पूछ लिया करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज रखेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस करा करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करा करेंगे, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन छटवा रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस किया करेंगे, परेशान मत होना तुम लोग, सारी चीजें इसी में से कवर अप होंगी, क्वेश्चंस में से ही कवर अप होंगी, और मतलब ये जो सारे क्वेश्चन तुम्हारे रखेंगे ना वो इसी में से कवर अप होंगे, और अगर नहीं भी होंगे ना तो क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें मुझे तुम्हें बतानी है, उनको जरा लिख लेना बेटा एक बार, मैंने तुम्हारे लिए नोट डाउन करी हुई थी। देखो कहाँ लिखवाऊं मैं तुम्हें, कहाँ लिखवाऊंगी, लास्ट लास्ट चैप्टर की हैं ये वाली जो चीजें हैं, कोई भी जाएगा नहीं यार, सुन लो अभी, एक बार सुन लो बस, है ना, एक बार सुन लो बस बेटा मेरी बात। हाँ, अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली चीज लिखो कि जो गोवा है ना, ये रहा गोवा, एक सेकंड, गोवा, यार लिखा ही नहीं जाता मेरे से तो गोवा प्लस दमन द्वीप प्लस तुम्हारा दमन और दीप दोनों ही आ गए, दमन इसको हटाओ, दमन प्लस दीप, ये 12वें संविधान संशोधन 1962 से तुम्हारे पास आए थे। ठीक है, और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 2x पे कर लो तुम, ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी आएगी, है बेटा, 2x पे कर लो। दूसरी चीज लिखो, 1963 में, ये मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ इसलिए कि
1963 में क्या हुआ था? 1963 में नागा लैंड का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद 35वें संविधान संशोधन, तो मैंने तुम्हें बता दिया। 2000 के अंदर, ये भी मैंने तुम्हें ऊपर लिखवाया हुआ है, 2000 के अंदर क्या क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ से काट के बिहार बनाया गया था बेटा। ठीक है। उत्तराखंड से काट के, वो यूपी से काट के उत्तराखंड बनाया गया था, यूके लिख दिया मैंने। और झारखंड से काट के आपका बिहार बनाया गया था। ठीक है बाबू। समझ जाना, बिहार है। यार, बिहार, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। बिहार। ठीक है। और 2014 में तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। पूर्ण राज्य किसको दिया था? तेलंगाना। कहाँ से काट के बना था ये आप लोग मुझे बताएंगे अभी। ठीक। तेलंगाना वाले भी बहुत हल्ला मचाते थे, उनको भी नहीं बना रहे थे ना, वो बहुत दिनों से हल्ला मचा रहे थे ये लोग भी। ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कि तेलंगाना कौन से राज्य से काट के बना था। अगर ये कम से कम इतने क्वेश्चन का आंसर जिसने करा, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम पूरी क्लास लेते हो। ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।